करती हैं। डॉल्फिन की 40 से अधिक प्रजातियां हैं जिन्होंने अपने को पृथ्वी के प्रत्येक समुद्र एवं हर बड़ी नदी के जल के अनुकूल बनाया है। पतली स्पिनर डॉल्फिनें हवाई के गर्म जल में रहना पसंद करती हैं। वहीं श्याम रंग की मोटी डॉल्फिनें अर्जेंटीना एवं न्यूजीलैंड के ठंडे जल में तैरना पसंद करती हैं। अमेजन नदी में पाई जाने वाली लंबी चोंच वाली गुलाबी रंग की डॉल्फिनें 15 करोड़ वर्षों से मीठे जल में रह रही हैं। बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिनें सबसे समझदार डॉल्फिनों में से एक मानी जाती हैं और इसीलिए इन्हें प्रशिक्षित करना सबसे सरल है। जी हाँ, इनकी आकृति के किसी भी अन्य जीव का मस्तिष्क न तो इनके समान बड़ा है और न ही इतना विकसित। हमारे सबसे पालतू पशु कुत्ते का भी नहीं। लूलू एवं चार्ली कैद करके रखी जाती हैं, लेकिन उन्हें खुले जल में प्रतिदिन छोड़ा जाता है और जब ये अपने प्रशिक्षक के संकेतों को समझकर दोष रहित प्रदर्शन करती हैं, तो उन्हें स्लोपी जो का मुंह चूमने को मिलता है। संकेत नहीं। हम किसी भी जंतु की बौद्धिक क्षमता की गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु परीक्षण कहते हैं कि डॉल्फिन धरती की सबसे बुद्धिमान जंतुओं में से एक है अथवा उसके करीब हैं। डॉल्फिन को यहाँ सही संकेतों को चुनना है तथा अन्य सभी को निरस्त करना है। इस डॉल्फिन ने हजारों बार 27 सही उत्तर एक साथ दिए हैं। सबसे चतुर डॉल्फिनों में से एक ओर्का सबसे बड़ी डॉल्फिन भी है। जब ये अपने 5 टन वजनी शरीर को आसानी के साथ हवा में ऊंचाई पर उछालती है, तो यह स्वतः ही आश्चर्यचकित कर देता है कि डॉल्फिन ये कैसे कर लेती है। डॉल्फिनें भौतिकी के नियम का विरोध करती हैं। उन्हें इस ऊंचाई तक उछलना नहीं चाहिए और न ही उन्हें इतनी तीव्र गति से तैरना चाहिए जितनी तीव्र गति से वे तैरती हैं। टेरी विलियम डॉल्फिनों के शरीर विज्ञान का अध्ययन करती हैं। हम प्राइमों को ऑक्सीजन की खपत का अध्ययन करते हैं, जबकि वो ऑक्सीजन को भरी हुई कोशिका की तरफ धकेलता है। वो बहुत ही कम ऑक्सीजन का प्रयोग करके अत्यधिक शक्ति पैदा कर सकता है। प्राइमो उसी हवा में सांस लेता है जिसमें हम या आप लेते हैं। ये केवल हमसे इसमें बेहतर हैं, क्योंकि जब ये सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं तो विस्तारित हवा 100 मील प्रति घंटा की गति से बाहर निकलती है। वह अंतः जल में 8 मिनट तक रह सकता है तथा 500 फीट की गहराई तक गोता लगा सकता है। डॉल्फिन इसीलिए समुद्र के सबसे बेहतरीन तैराकों में से एक है। ये सबसे तेज मानव तैराकों से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से तैरती हैं। इसका राज क्या है? टेरी डॉल्फिन की पूंछ का निरीक्षण कर रही है कि कहीं इसमें स्प्रिंग तो नहीं है, जैसे कि कंगारुओं के पैरों में पाया जाता है। स्प्रिंग जैसी शारीरिक संरचना ही डॉल्फिन की गति को तीव्र तथा इसे अन्य समुद्री जीवों से भी तेज बना सकती है, जो देखने में भी बहुत आसान प्रतीत होता है। उनकी अद्वितीय क्षमता एवं शक्ति ही डॉल्फिनों को उनके पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाती है। इसलिए इनकी शारीरिक संरचना 5 करोड़ वर्षों में अधिक परिवर्तित नहीं हुई है। शार्क हमेशा से ही डॉल्फिनों की दुश्मन रही है, लेकिन डॉल्फिन अब नए एवं बहुत ही खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही है। हमें सैमुअल बुडे नाम के एक आदमी ने टूना नाव में अपने जीवन को खतरे में डालकर एक बहुत ही विचलित कर देने वाला वीडियो बनाया और उस समय करोड़ों डॉल्फिनें टूना जाल में फंसकर मर रही थीं। लोगों के प्रयासों से इन हत्याकांडों को रोका तो गया है, परंतु उससे पूर्व प्रशांत महासागर के पूर्वी ट्रॉपिकल क्षेत्र में 2/3 डॉल्फिनों की हत्या की जा चुकी थी। आज भी दुनिया भर में हजारों की संख्या में डॉल्फिनें मछलियों के जाल में फंसकर मर रही हैं। आज इनके लिए इससे भी बड़ा खतरा हम मनुष्यों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से है, जो डॉल्फिनों को निरंतर असुरक्षित कर रहा है बीमारियों से। 2 बहुत ही बीमार डॉल्फिनों को बचाया गया और उनका नाम हरकुलिस और हॉली रखा गया।
कुछ बहुत ही समर्पित लोग अपने कई महीने की देखरेख में देंगे, जबकि डॉक्टर रैंडी वेल इनका अध्ययन करेंगे। निमोनिया एवं संक्रमण ने हॉली और हरकुलस को कमजोर बना दिया, लेकिन इनके बीच के गहरे संबंध को नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि जब वे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भी अलग किए गए तो वे लगातार एक दूसरे को बुलाते रहे, जैसे कि वे एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका अथवा बहुत अच्छे मित्र हों। ये उनके लिए एक नई दुनिया है। उनका परीक्षण 1 घंटे तक चला और फिर भी हरकुलस ने हॉली को पुकारना बंद नहीं किया। दोनों डॉल्फिनों के फेफड़े अब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और वे अब अच्छी तरह से खा रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों में ठीक होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। रैंडी वेल्स से वैज्ञानिक डॉल्फिनों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन कर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिसे नहीं समझते उसे बचा नहीं सकते। हवाई में डॉक्टर लू हरमन डॉल्फिनों की बौद्धिक क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। उनका अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि डॉल्फिनें बहुत ही जल्दी सीख लेती हैं और संकेतों की कठिन से कठिन भाषा के प्रति प्रतिक्रिया भी करती हैं। चिंपांजी भी सांकेतिक भाषा को इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। जंगली डॉल्फिनें किस प्रकार संवाद करती हैं, कैथरीन डुडाजिन्स्की इस पर शोध कर रही हैं। ये मेरे लिए किसी पार्टी से कम नहीं है। डॉल्फिनों को मैं कभी नहीं छूती, परंतु यह प्रशिक्षित डॉल्फिनें मानव स्पर्श के प्रति अभ्यस्त हैं। डॉल्फिन में खेल खेलने की दक्षता है और ये नए खेल आविष्कार भी कर लेती हैं। यह अत्यधिक विस्मित करने वाला है कि जब उन्हें अपनी छलांग लगाने के लिए कहा जाता है तो पानी के नीचे एक दूसरे से वार्तालाप करके योजना बनाती हैं, एक नए प्रकार की छलांग लगाने के पहले। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि डॉल्फिन बुद्धिमान और रचनात्मक होती हैं, लेकिन क्या वे शोक और हर्ष जैसी भावनाओं को भी महसूस करती हैं? क्या वे हम लोगों में से एक को मित्र बना सकती हैं? ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में जंगली जोजो नाम की बेतुलनुमा नाक वाली डॉल्फिन ने एक मानव के साथ असाधारण दोस्ती कर ली है। जोजो न तो किसी डॉल्फिन परिवार से है और न ही किसी सामाजिक समूह में रहा है। वह दुनिया के उन कुछ डॉल्फिनों में से एक है जो एक मानव के साथ संबंध बनाना चाहता है, मुख्यतः अपने मित्र जीव विज्ञानी डिन बर्नेल के साथ। वर्षों पहले जब कुछ पर्यटक तैरते हुए जोजो के भोजन क्षेत्र में चले गए तथा उसे छूने तथा परेशान करने की कोशिश करने लगे तो उसने आत्मसुरक्षा में उनके हाथ काटने शुरू कर दिए। एक रिसोर्ट के मालिक ने उसे पकड़कर कैद करना चाहा। डिन बर्नेल ने बीच में हस्तक्षेप किया और जोजो के आधिकारिक संरक्षक बन गए। मुझे जोजो के विश्वास को जीतने में महीनों लगे। प्रत्येक दिन तैरते तैरते हम थोड़ा थोड़ा नजदीक आए। अंततः हम अच्छे मित्र बन गए। हम 15 सालों से प्रत्येक दिन सनफिश जल शैल पर रोजाना मिलते हैं। जोजो को मछली वाला खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है जिसकी वो दीवानी है। उसकी दुनिया का अन्वेषण करते हुए जोजो और मैंने एक साथ बहुत समय बिताया है। पास के रिसोर्ट की कुछ नौकाएं जब डॉल्फिनों के भोजन क्षेत्र से गुजरती हैं तो बहुत सी डॉल्फिनों को बुरी तरह से घायल भी कर देती हैं। जोजो भी उनमें से एक है। एक डॉल्फिन प्रोपेलर की तेज ब्लेड के कारण मारी भी गई। जोजो के कुछ घाव तो बहुत ही घातक थे, परंतु डियोन ने उसे कम उथले पानी वाले स्थान पर लाकर उसके घाव की देखरेख की और एंटीबायोटिक्स की मदद से वह दोबारा स्वस्थ हो गई। यह दर्दनाक चिकित्सीय उपचार इनके बीच के गहरे संबंधों के बिना संभव नहीं था। कल
कल मुझे 4 महीनों के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। काश मैं जोजो से बात कर ये आश्वस्त कर पाता कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वापस आऊंगा। आप डियोन को इस ख्वाहिश के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि वह अपने इस जलीय मित्र से बात करना चाहता है, परंतु क्या हम कभी भी सीख पाएंगे कि डॉल्फिन किस प्रकार संवाद स्थापित करती हैं? इसे खोजने के लिए एक युवा वैज्ञानिक ने आगे आकर उनके इस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस जगह पर जहां डॉल्फिनें स्वतंत्र होकर तैरती हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी किनारे पर छोटे छोटे द्वीपों के समूह को मिलाकर ही बहामा द्वीप बना है। वहां कैथलीन डुडजिंस्की के लिए रहना आसान है, साथ ही उन डॉल्फिनों का भी जिनका वे अध्ययन कर रही हैं। बस एक ही समस्या है कि ये एक तूफानी देश है। होप टाउन कैथलीन के लिए घर जैसा है, क्योंकि वो यहाँ डॉल्फिनों के संवाद तथा उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं। मुझे यहाँ आते जाते तथा डॉल्फिनों पर शोध करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और अपने पड़ोसियों को जानते हुए भी। यहाँ बहामा में 1500 मील लंबी रीफ है। गहरे और छिछले जल का संयुक्त रूप से होना डॉल्फिनों के निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। वह गहरे जल में अपना भोजन करती हैं तथा बालू वाले उथले साफ जल में आकर अपने समूह के साथ आराम करती हैं, जहां नीचे से आसानी से शार्क उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकती है। मैं डॉल्फिन का संरक्षण बढ़ाती हूँ, पर मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अटलांटिक द्वीप की स्पॉटेड डॉल्फिनों के संवाद स्थापित करने के स्वभाव पर अध्ययन करूँ। मेरे पास एक विशेष वीडियो है जिसमें 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन लगे हैं ताकि मैं छिपकर डॉल्फिनों की बातें सुन सकूं। और यहाँ पर 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन देख सकते हैं जो वास्तव में हाइड्रोफोन है। मेरे अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी ज्ञान मैं अर्जित करूँ उसे इन प्राणियों को बचाने में प्रयोग कर सकूं। संयुक्त राज्य में जंगली डॉल्फिनों के साथ तैरना जुर्म है। यहाँ बहामा में मैं यह कभी नहीं भूलती कि मैं इनके निवास स्थान में प्रवेश कर रही हूँ, जो कि इनका घर है। जब भी मैं डॉल्फिनों के बीच पहुँचती हूँ तो यह अनुभव मेरे हृदय की गति को बढ़ा देता है। यह अप्रत्याशित, करामाती तथा खूबसूरत है, फिर भी कितनी शक्तिशाली है। इनके संवाद का अध्ययन करने के लिए कैथलीन इनका वीडियो बनाती हैं तथा उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करती हैं। डॉल्फिनें एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न स्वर समूहों का प्रयोग करती हैं। चींची, चूचू, टिक टिक तथा सीटी की आवाज। कैथलीन व्यवहार और बोलचाल के बीच में एक समानता देखने के लिए प्रयत्न करती हैं। जब भी कोई 2 युवा डॉल्फिन समीप आती हैं तो वे टिक टिक स्वर निकालती है। जब तक वे मिल न जाए तब वहां 2 विकल्प होते हैं, और जब वे एक दूसरे से अलग होती हैं तो जोर से ची ची की ध्वनि का प्रयोग करती हैं। परंतु जब 2 युवा एक साथ मिलकर तैरते हैं तो वे शायद ही कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैथलीन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मेरी दोस्त स्विकल्स की तरह डॉल्फिन कभी कभार अपना मुंह हिलाती है। ये मुख्य रूप से पेट बोले होते हैं। ये जानने के लिए कि कौन ध्वनि उत्पन्न कर रही है, कैथलीन अपने नए माइक्रोफोन को 3 फुट की दूरी पर स्थापित करती हैं ताकि वह त्रिविम स्वर को सुन सकें। डॉल्फिनें बोल रही हैं। उसके लिए ये दृश्य संकेत है। ये बुलबुलों की धारा या बबल स्ट्रीम कहलाती है। अक्सर सीटी के साथ बबल स्ट्रीम निकलती है।